हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। इस चैनल पर ल्यूसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। अगर आप ल्यूसेंट बुक को क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। सेकंड टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। थर्ड टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फोर्थ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। फिफ्थ चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत। इन सभी टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। प्रश्नों को पढ़ने से पहले इंपोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जब इसे लागू किया गया या संविधान को लागू किया गया था उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अगला प्रश्न है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लिनथिगो का अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में
किसके द्वारा लाया गया था? तो यह मार्ली मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्री से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात कौन सा शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1835 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। भारत विभाजन से संबंधित न होकर द्वैत शासन प्रणाली से संबंधित है, जबकि मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन से संबंधित है। तीसरा है कैबिनेट मिशन, यह संविधान सभा के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1935 की अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थीं। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ, डी का है थर्ड। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो से संबंधित है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ई का फिफ्थ। सेकंड टॉपिक है संविधान सभा। प्रश्नों को पढ़ने से पहले संविधान सभा का अर्थ समझ लेते हैं। भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित या डेडिकेटेड संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान लिखने के लिए एक समर्पित संविधान का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का गठन करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान गठन का आधार था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 389 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा ने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद की देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ग की मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, H वेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितने समिति नियुक्त की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 समिति नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहमति और सहयोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? तो यह अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है जनवरी 1950 में संविधान सभा ने
राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बने थे? इसका सही उत्तर है अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो हैं वह प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रस्तावना के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ने से पहले प्रस्तावना का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का परिचय एवं महत्व। संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें मौलिक दर्शन और उन मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। यह उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा एवं उद्देश्य देता है। प्रस्तावना का महत्व को पढ़ते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है? संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। जो हमारी प्रस्तावना है उसका निर्माण एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। हमारी प्रस्तावना है वह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। अब प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनप्रिय संप्रभुता है? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख है निर्धारित समय के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए हमारा भारत गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है? इसका सही उत्तर है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा
संविधान की उद्देशिका में किया गया था? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना गया है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक, सर्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या है? सेल्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, यह वर्ष 1975 में जोड़ा गया था, ये सही है। और थर्ड ऑप्शन, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ये अर्थ है, इसका अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, इस शब्द से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही उत्तर है चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय प्रस्तावना के बारे में उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा
जोड़ा गया था। यह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान है उसने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्देशित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? जो प्रस्तावना है वह भारतीय नागरिकों को
पूजा की समानता उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय उद्देशिका में परिवर्तन संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो यह प्रस्तावना में निहित है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता यह है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? जो भारतीय प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के संबंध में ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह कथन सही नहीं है। जबकि ऑप्शन ए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश थे, ये सही है। ऑप्शन बी, उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन सी सही नहीं है। प्रश्न में पूछा ही गलत था, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान की विशेषताएं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है
अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य व अनम्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन या संघ माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जो ये कथन दिए हैं इनमें से ऑप्शन डी सही है। भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। यह कथन सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। यह भी सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यह भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है गलत कौन सा कथन सही नहीं है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। यह कथन सही है। दूसरा है, भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। यह भी कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। यह भी सही है। ऑप्शन डी है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। यह ऑप्शन गलत है, जबकि मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी प्रश्नों और सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन है। यह सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यह भी सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यह भी ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कठोर कम, लचीला अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद में को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दूसरा है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। इन सभी कारणों से हमारा संविधान भावना में एकात्मक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्दों को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ते हैं। पहला है, संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। दूसरा है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। तीसरा है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। अगला है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये भी सही है। अगला है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना अवलंब नहीं किया जा सकता। यह पांचों ऑप्शन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए हैं, पढ़ते हैं इन्हें। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यह विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का हम विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक के रूप में वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, के.सी. वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। 5th चैप्टर भारतीय संविधान के स्रोत से बनने वाले सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वह कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह आयरलैंड से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वह ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को अमेरिका से ग्रहण किया है। प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका से। जो कानून के समान संरक्षण वाक्य है वह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी संकल्पना आयरलैंड व स्पेन के संविधान से अंगीकार की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सिद्धांतों के नामांकन का नियम है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार
विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से लिया था। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। जो विधि के समक्ष समानता है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनका विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था शामिल की गई है, मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, यह सभी शामिल की गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 ने संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में संघवाद है वह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वह यूएसए के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको सबसे पहले कनाडा देश ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो यह फ्रांस की क्रांति से मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यह सभी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में
समान रूप से पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतर न्यायालय। यह लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां जो हैं वह जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से उधार ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची फर्स्ट में संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं तथा सूची सेकंड में उनके स्रोत दिए हैं। चलिए देखते हैं। ए का होगा फोर्थ, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फर्स्ट, डी का होगा सेकंड। जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह आयरिश के संविधान से लिए गए हैं और जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है और जो केंद्र राज्य संबंध हैं वह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।